हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और डेफिनेटली से एज यू नो कि हम लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स केवल आपके लिए स्टार्ट की है और वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे। प्रीवियस पास्ट लेक्चर अगर आपने देखा मेरा, तो उस प्रीवियस पास्ट लेक्चर में हमने आपको बहुत प्यारे तरीके से विथ न्यूमेरिकल ये समझाया कि किस तरीके से किसी चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्यूबाइडल हो जाएगी, वो हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच हो जाएगी, वो आपका सर्कुलर हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा वो आप विथ न्यूमेरिकल जान गए। आज से आपका मैग्नेटिज्म का एक बहुत प्यारा दूसरा दौर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी बॉडी के लिए और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना स्टार्ट करेंगे। जनरली आपको तो मालूम होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए कोई 2 लॉ या 3 लॉ या 4 लॉ, कितने भी लॉज होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके पास केवल 2 तरीके होंगे जिनसे आप किसी भी बॉडी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे। पहला जो तरीका है, पहला जो लॉ है वो आपका है बायोट-सेवर्ट लॉ, जिसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो तरीका है आपके पास वो है आपका एम्पियर सर्किट लॉ, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक बायोट-सेवर्ट लॉ। हेडिंग आपको दिख रही होगी, कॉपी में आप अपने हेडिंग रख लो। चलो भाई, सबसे पहले ये मैं बोल दूं आपको कि हमने आपसे वादा किया कॉम्पिटिटिव देंगे, तो कॉम्पिटिटिव देने के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ का बेसिक लॉ हमें आपको बताना पड़ेगा। सर बेसिक कॉम्पिटिटिव कैसे हो गया, मैं आपको सिखा रहा हूं, बस थोड़ा सा सब्र रख लो। देखो, बायोट-सेवर्ट लॉ को समझना है तो आपको एक लॉ पहले देखना पड़ेगा, वो लॉ है लाप्लास का लॉ। सर ये नया नाम आ रहा है मेरे सामने, भाई मैंने तो जहां तक पढ़ा वहां तक बायोट-सेवर्ट लॉ में सीधे बी की वैल्यू हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव में भी पढ़ा, लेकिन लाप्लास का नियम कैसे आ गया, लाप्लास का लॉ क्या है और कैसे आ गया। चलो भाई इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बना IIT JEE में। क्या था क्वेश्चन, मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखो, एक्चुअल में कोई चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्लास 10 का बच्चा भी जान गया अब, कि वो मोशन करने के दौरान ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। भाई करता है, तो चलो ले लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल को। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, और ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक एक्स एक्सिस में विथ वेलोसिटी v। ये अपना वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस में, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, इस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। चलो भाई इतना तो हमको समझ में आ गया, चलो इसमें तो कुछ समझना नहीं है सर। तो भाई अब ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर सकता है, एबिलिटी अब इसके पास आ गई है। अब मैं एक पार्टिकुलर थोड़ा पॉइंट ले लेता हूं और देखता हूं उस पार्टिकुलर पॉइंट पे इस चार्ज के जरिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और कैसे निकालेंगे। और सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा जान के हैरानी होगी कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P ड्यू टू अ सिंगल चार्ज पार्टिकल गिवन बाय लाप्लास, बाय एन लॉ, लाप्लास। भाई लॉ है, लॉ में मैं कुछ नहीं कर सकता, लॉ है, एक्सपेरिमेंट्स करने पे आए हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करने पे लॉस निकल के सामने आते हैं। ओके चल, अब देखो इस पार्टिकुलर पॉइंट P पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो चार्ज से r वेक्टर की दूरी पे है। भाई r वेक्टर आप जानते हो पोजीशन वेक्टर है। अब लाप्लास ने क्या कहा कि यार लाप्लास बोल रहे कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद सीधे मैं ये आपको ये बोल रहा हूं कि इस चार्ज से उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसको तुम वेक्टर बोलते हो, जिसको तुम बी वेक्टर से नोटेट करते हो, वो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी। कितनी सर, लाप्लास ने क्या बोल दिया, देख लो, dB इज जस्ट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई Q V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर एंड होल अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर Q। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर के साथ में ये इंडिकेट कर दिए थे। तो ये जो आपका हुआ ये एक्चुअल में लाप्लास ने बताया, जिस लॉस के बेसिस पे तुम देख रहे हो यार कि यहां पे जो dB है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी कंपोनेंट पे, वो डिपेंड कर रहा है पोजीशन वेक्टर पे। ये बात आपको समझ में यहां पे देखने को मिल रही है। अब सुनो,
इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डेल बी की वैल्यू हो जाएगी अपनी कितनी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है भाई, इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी साइन थीटा एंड होल अपॉन में आर स्क्वायर। आई होप इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग कौन से कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये इसका है क्या, वेक्टर फॉर्म, और ये है इसका क्या भाई, मैग्नीट्यूड है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम केवल बात करें, यहां पे थोड़ा अच्छे से लिख दे, मैग्नीट्यूड की अगर केवल बात करें तो वो अपनी मैग्नीट्यूड बी की ये है। चलो भाई, ये हो गया। बायोट-सेवर्ट लॉ के पहले मैंने आपको पहले एक पहला लॉ बताया, लाप्लास लॉ, जो बेसिक लॉ है बायोट-सेवर्ट लॉ, इसी से बायोट-सेवर्ट लॉ मिला है। ध्यान देना बात को, सर ये बात तो हमको पता ही नहीं था। यार पढ़ोगे तुमने पता, सर हम पढ़ते नहीं, आप कैसे कर सकते, पढ़ते हैं आप, लेकिन उसको थोड़ा सा बहुत अच्छी किताबों से नॉलेज लिया करो। आप बहुत अच्छे बुक्स अगर रखोगे ना तो उसमें सबसे पहले आपको लाप्लास लॉ मिलेगा, फिर इस लाप्लास लॉ से आपको बायोट-सेवर्ट लॉ मिलेगा, और इस लाप्लास लॉ से बहुत ढेर सारे कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। और कोई स्टूडेंट जज नहीं कर पाएंगे कि वो क्वेश्चन लाप्लास है कि वो क्वेश्चन बायोट से था, स्टूडेंट जज नहीं कर पाते। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना भाई। देखो बायोट ने ये दिया, सॉरी लाप्लास ने अपना ये दिया, इस लॉ के बेसिस पे किसी भी सिंगल चार्ज पार्टिकल से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू ये आएगी। भाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो सुनो अब डायरेक्शंस के बारे में, क्योंकि यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो भाई क्लास 11th आपका बचपन छोटा वाला जो आप गुजर गए, मतलब कि सॉरी गुजर के आया है आपका, जो अभी आगे आ गया, तो वो उस बचपन में आपने वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म देखा होगा, जिसमें ये देखा जाना होगा कि जो इसका डायरेक्शन होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, उसका डायरेक्शन इन दोनों प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। मतलब आपका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, आपका पोजीशन वेक्टर आप देख रहे हो भाई, पोजीशन वेक्टर आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लेन में होगा, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका कहां आने वाला है भाई, जेड प्लेन में। मतलब मैं यहां पे देखो एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं, अगर ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस में आपका दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां होने वाली भाई, यहां पे होने वाली है, जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में आपका बी वेक्टर होने वाला है। अब वो जेड एक्सिस पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, वो तो उसको बताने वाला कौन होगा, उनके बीच का एंगल और वो पॉइंट जहां पे तुम उसको निकाल रहे हो, ठीक है भाई। एंगल की बात करें तो पॉइंट तो समझ में आ जाएगा। अब सुनो भाई एक चीज और, एक चीज खास चीज यहां पे सुनना, इसको नोट कर लेना, एक खास चीज इसको सुनना, मैं इसको हल्का सा इरेज कर रहा हूं। वो खास चीज ये है कि अगर हम लोग इस पार्टिकुलर पॉइंट को मूव करा के इस एक्स एक्सिस पे ले जाए, मतलब अगर हम ये निकालना चाहे कि वेलोसिटी वाले डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, पोजीशन वेक्टर से पहले तो वो एंगल थीटा बनाया, जो यहां पे थीटा आया था वो पहले तो एंगल वहां थीटा बनाया, जो वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल था। लेकिन अब अगर हम उस पार्टिकुलर पॉइंट को वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में ले आके रख दें तो क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड अपना मिलेगा, कैसे मिलेगा, जीरो मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, क्या मिलेगा। देखो भाई जब आपकी पॉइंट शिफ्ट हो गई और इस लाइन पे आ गई, जिस लाइन पे वेलोसिटी जा रहा था, चार्ज भी जा रहा है इसी लाइन पे, और इसी लाइन पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल रहे हैं। पहले तो पॉइंट अपना यहां पे था, लेकिन अब इसी लाइन पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो देखो क्या होगा, दैट इज केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या, when थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों कंडीशन लेके चलो। थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री समझ गए, 180 डिग्री भी समझ गए भाई, अब हाथ नहीं टूट जाएगा यार। चलो तो 0 डिग्री समझ गए, 180 डिग्री समझ गए। अब सुनो आगे, जब हमने ऐसा केस यूटिलाइज किया तो उस केस के लिए अपना जो साइन थीटा के वैल्यू आ गया वो क्या आ गया भाई, 0 आ गया। साइन 0 0, साइन 180 0। जब अपना ये आ गया तो b की वैल्यू क्या हो गई, वो भी तो 0 हो गई यार। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको
वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में नहीं मिलने वाला है। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 में हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ मिलेगी। तो भाई जहां पे थीटा की वैल्यू इस तरीके से हो कि साइन थीटा का वैल्यू आपका साइन थीटा की वैल्यू आपका मैक्सिमम मिले, तो वो तो ऐसा ही एक केस है जहां पे आपका साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 मिल सकती है, जो है थीटा इज इक्वल टू 90 पे। तो जब आप केस नंबर 2 देखोगे, इसी पे मैं बता दे रहा हूं केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड जो देखोगे, इस कंडीशन के लिए थीटा इज 190 डिग्री और थीटा इज 190 डिग्री करो, या तो इसका जस्ट अपोजिट वाला फिनोमेनन समझ गए हो 270 डिग्री, तो वो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखिए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और जब इसकी वैल्यू 1 आ गई तो dB की वैल्यू 0 तो नहीं आने वाली है, dB की वैल्यू आपकी मैक्सिमम मिलने वाली है। और मैक्सिमम कितनी मिलेगी भाई देख लो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और QV अपॉन में R², ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, वेरी गुड, चलो समझ में आ गया आपको भाई। फर्स्ट केस और सेकंड केस समझ में आ गया। और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो सपोज कर लो कि डायरेक्शन आपका जो मैं सर्कुलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये सर्कुलर आपको क्या बता रहा है कि ये मैं डॉटेड जो बना दिया, ये देखो, ये मैं डॉटेड बना दिया। मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, मेरे पास सुपरनेचुरल पावर है इसको इस तरीके से डॉटेड बनाने का। ठीक है, मैंने अगर इसको डॉटेड बना दिया तो आप समझ गए होंगे कि एक लाइन जो ये बाहर की तरफ निकल रही है, ये बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, और ये जो मैंने डॉटेड बनाई है वो डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड के अंदर जा रही है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको बोल दो, या मैग्नेटिक फील्ड का कोऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हो, ट्रेजेक्टरी उसका भाई कर्व बोल सकते हो। ठीक है, फील्ड का एक कर्व से हम लोग उसको न्यूट्रेट कर सकते हैं। चलो, तो ये बातें हमको समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां होने वाला है और मिनिमम कहां होने वाला है। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेलोसिटी के डायरेक्शन में कभी नहीं मिलने वाला है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ में आपने सुना क्या कि भाई करंट अक्रॉस वायर, उससे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है, ये आपने सुना है। ठीक है, अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी तो चार्ज ही है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को तो हम करंट बोल रहे हैं। तो बेसिक देखो यहां से स्टार्ट हुआ, अब इसी में हम लोग चार्ज को विद रेस्पेक्ट टू टाइम लेके चल देंगे और इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ में। तो एक माइंड क्लियर होता होगा, लेकिन घबराओ नहीं, उसको मैं बताऊंगा आपको, अभी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए लाप्लास के जरिए। लाप्लास ने बता दिया भाई ये वैल्यू लोगे, और इस वैल्यू में जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी भी एक परफेक्ट वैल्यू होती है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वेयर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इज जस्ट इक्वल टू 10 के पावर -7 मैग्नीट्यूड की अगर मैं उसकी बात करूं, दैट इज इसके बेसिस पे आप जो म्यू नॉट की वैल्यू पा जाओगे वो क्या पा जाओगे 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका म्यू नॉट का। म्यू नॉट है क्या, याद करो, आप एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे, और एप्सिलॉन नॉट क्या बोले थे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा पूरा नाम बोल सकते हो। और उसी के जैसा उसका ही एक सगा भाई मैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट में भी आता है, जो आप वहां पे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, वो चीज यहां पे म्यू नॉट है, लेकिन ये आपकी परमिएबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। पॉइंट नोट करना, इसको और अच्छे तरीके से तुमको जानते हो कब क्लियर होगा, जब आप देखोगे मैग्नेटिक मटेरियल का पोर्शन। बहुत जल्द वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे, जहां पे हम आपको डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स लेके आएंगे और वहां बताएंगे कि देखो ये मैग्नेटिक मटेरियल का परमिटिबिलिटी किस तरीके से कैसे कैसे डिफाइन होता है, किस किस चीजों पे डिपेंड होता है, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग कंफर्म जान जाएंगे म्यू नॉट के बारे में। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 के पावर -7, दैट इज अ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई अंडर में बोला क्रॉस 10 के पावर -7, ये अपनी म्यू नॉट की वैल्यू होगी। चलो भाई, इतना तो मैंने समझ लिया, इसके बारे में इतना तो मैंने जान लिया। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट में बता दूं, इसी लेक्चर में मैं बता दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होती है एक्चुअल में आप भी जानते हो, मैं भी बताया हूं आपको एक छोटे से अपने बचपन की कहानी की तरफ। टकला याद आया कुछ? ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे वहां समझ जाओगे कहानी में मैंने टकला किसको बोला है। तो उस कहानी में मैंने आपको ये बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम लोग टेस्ला लेते हैं, याद करने का प्रोसेस हमने आपको बताया, टेस्ला लेते हैं।
इसका ये यूनिट एसआई यूनिट में है, सीजीएस यूनिट में इसको हम लोग गॉस भी बोलते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा। इसकी एसआई यूनिट में दूसरी यूनिट जो है, मतलब दूसरा नाम जो है वो वेबर मीटर स्क्वायर है, मैंने वहां बताया है। इसकी सीजीएस में दूसरा जो है वो आपका मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैंने बताया है। चलो वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के बारे में हो गया, वहां पे मैंने आपको गॉस और उसके बीच में रिलेशन भी बताया है, वहां पे आप देख लेना। अब हम इस पे एक आपको न्यूमेरिकल बताने वाले भाई। चलो मैं इसको एक न्यूमेरिकल आपको बता दूं, बातों को आज के लेक्चर के लिए आपको तैयार कर दिए हम, किसके लिए, बायोट-सेवर्ट लॉ के लिए तैयार कर लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल आपके लाप्लास लॉ पे होगा, ध्यान देना बायोट-सेवर्ट लॉ पे नहीं होगा, ठीक है। लाप्लास लॉ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो भाई इसको इरेज कर दे पहले फटाफट। देखो सो स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट समझा रहा हूं। भाई क्वेश्चन लिखा है आप पढ़ लेते होगे, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि यार एक कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल आपके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया और आपको मैंने भेज दिया सॉरी, ये अपना कोई चार्ज पार्टिकल है, जिस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू जो है, क्यू की वैल्यू जो है 4.5 नैनो कूलम्ब है। अब ये मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है भाई, मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल वाले एक कोई लाइन में, जो लाइन y = 3 मीटर से जा रही है। चलो भाई इतना तो हमको समझ में आ गया। अब हम ये देख लेते हैं कि ये मूव कर रहा है तो वेलोसिटी होगा कुछ, तो वेलोसिटी दिया है 3.6 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी दी गई है। हमें क्या निकालना है, अब हमारा मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वो भी ओरिजिन पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट ओरिजिन हमको निकालनी है। क्या तुम यहां पे बायोट-सेवर्ट लॉ यूज कर सकते हो? तो जवाब है नहीं क्या सर मजाक कर रहे हैं, यहां पे कैसे बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करेंगे यार, क्योंकि यहां पे तो कोई वायर ही नहीं है, करंट ही कैसे हम फ्लो कराएंगे। तो भाई वहां पे यहां पे बायोट-सेवर्ट लॉ तो नहीं यूज करेंगे, तो यूज करेंगे अपना बेसिक जो फंडामेंटल, अभी मैंने कॉम्पिटिटिव के लिए आपको लॉ बताया, लाप्लास का लॉ। वो क्या कहता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू लाप्लास वी नो दैट B = μ0 में 4 पाई Q V वेक्टर क्रॉस R कैप अपॉन में R डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी मैग्नीट्यूड लेंगे उसका स्क्वायर। समझा चुका हूं यार, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देख लो अपना, यहां पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो सीधे हम इसको V0 I कैप लिख सकते हैं। वेयर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, घबराओ नहीं सर ये V0 क्या अपने यहां ला दिए, वेयर V0 = 3.6 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। मैंने एक छोटी वैल्यू कर दिया उसको बस, ठीक है, V0 की वैल्यू अपनी ये है। अब हमारे पास R, जो R कैप है, वो R कैप हमको नहीं पता यार, R कैप तो हमको निकालना पड़ेगा, क्लास 11th याद करना पड़ेगा वेक्टर का, जिसके बेसिस पे R कैप, कोई भी कैप मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला आता था वो आप जानते थे डायरेक्शनल वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, ये बात आपको मालूम है। तो अगर हम आपके सामने यहाँ पे देखो ये निकालने की कोशिश करें तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मुद्दा ये फंस गया कि पोजीशन वेक्टर अपना यहाँ पे क्या है। देखो पोजीशन वेक्टर अगर आप तुम वेक्टर के बेसिस पे निकालोगे तो निकालोगे O से लेके A तक के पोजीशन वेक्टर, मतलब उसका डायरेक्शन O से A तक जाएगा, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, O से लेके A तक जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल सकते हो, -4 I कैप प्लस 3 J कैप। अरे यार नहीं समझ में आया क्या सर, आ गया, मैं भी मजाक कर रहा हूं। तो ये बात तो आप जानते हो भाई, लेकिन हमको ये इससे काम है ही नहीं, हमको तो इसके उल्टे वाले से काम है। उल्टे वाले मतलब कि O से लेके A से लेके O तक का काम है, क्योंकि चार्ज से हमको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ता है, ना कि ओरिजिन से। ध्यान देना, जिस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो उस पॉइंट पे चार्ज से पोजीशन वेक्टर ले जाओगे, ना कि उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर चार्ज तक ले आओगे। ये तो करते नहीं हो, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर तो लाते नहीं हो, लेकिन यहां पे तुमने क्या निकाल लिया, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकाल लिया चार्ज तक। अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा भाई, चार्ज से पोजीशन वेक्टर पॉइंट तक। तो चार्ज से जो पोजीशन वेक्टर पॉइंट तक आएगा इसका जस्ट अपोजिट आएगा, जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी भाई, इसका जस्ट माइनस अपोजिट वेक्टर जानते होगे, करने जानते होगे, बहुत अच्छे तरीके से, ब्रिलियंट हो तुम लोग मजाक ले लिए सर आप। 4 I कैप -3 J कैप, ठीक है, ये अपना पोजीशन वेक्टर आ गया।
अब इसी पोजीशन वेक्टर पे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के डिवाइड कर दे, मैग्नीट्यूड भाई इसका 5 ही आएगा, जानते हो, √4² + 3², तो मैग्नीट्यूड तो 5 आने वाला है। तो अगर इसको आप कर दिए तो हमारा ये आ गया कैप। सर आपके पास ये मैजिक है, लेकिन हम लोग के पास ये मैजिक नहीं है, फटाक से आप हाथ से इरेज कर दिया और कर दिए। चलो कोई नहीं, आपके पास भी आ जाएगा, पढ़ तो लो। तो ये आपका कैप हो गया, कैप का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसी कैप का यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे वेलोसिटी के साथ में, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं वैल्यू आपको लिख दे रहा हूँ। आपका जो कैप की वैल्यू आई वो 4i कैप, सॉरी यहाँ पे i लिखा है, ठीक है, i है, मैं i को इस तरीके से बना दे रहा हूँ कि आपको i लगे, ठीक, ये i कैप है, ठीक, i कैप 4i कैप -3j कैप एंड होल अपॉन में 5। तो ये अपना हो गया 5, तो मैग्नीट्यूड है, इस तरीके से लिख देते हैं। ये तो अपना हो गया पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब हम क्या निकालेंगे, देखो, क्योंकि अपने फॉर्मूला में हमको यूज क्या करना है, ये वाले फॉर्मूला में हमको वेलोसिटी और पोजीशन यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसी क्रॉस प्रोडक्ट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। दैट इज वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। देन वेलोसिटी इज व्हाट, भाई वेलोसिटी की वैल्यू रखो v0 i कैप क्रॉस, इसकी वैल्यू ये आपकी पूरी वैल्यू 4i कैप -5 मैंने लिख दिया, 3j कैप अपॉन में 5। अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशन सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके वैल्यू लिख रहा हूं, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर यही पाओगे, क्या पाओगे, जो मैं लिख रहा हूं। यार देखो, ये अब हमसे वो पूछना कि सर ये कैसे सॉल्व हो गया, ठीक है, इस चीज को आप लोग सॉल्व करना जानते हैं, ओके, तो इसको हमसे ये पूछिएगा कि सर ये कैसे सॉल्व हो गया, ये आप जानते हो, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू आएगी 0.6 v0 k कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई यार, ये वैल्यू आ गई आपकी v वेक्टर क्रॉस r कैप। तो ये अपनी अभी वैल्यू आ गई v वेक्टर क्रॉस r कैप की, इसको भी यहां पे लिख लो, v वेक्टर क्रॉस r कैप की जो वैल्यू आई वो अपनी आ गई -0.6 v0 k कैप। इसको हमने यहां लिख लिया। अब इसको फिर से इरेज कर लो, वैल्यूज देखो निकालते जा रहे हैं और अपने आंसर के पास में आते जा रहे हैं। जो हमने ये निकाल लिया वैल्यू, ये अपनी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहां पे हम लोग पुट कर देंगे। कैसे पुट कर देंगे, देखो, v वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू μ0 अपॉन में 4 पाई, इसकी वैल्यू तो आपको मैंने बताया है, डायरेक्ट वैल्यू रखो अब 10 के पावर -7, ठीक, डायरेक्ट वैल्यू हमने रखा, जो आपकी वैल्यू आई क्या, 10 के पावर -7 जो आपकी होती है। चार्ज की वैल्यू रख दो भाई, चार्ज की वैल्यू 4.5 नैनो है, तो 10 के पावर -9, ठीक, 10 के पावर -9 चार्ज की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू रख दो, मतलब इस वाले क्वांटिटी की वैल्यू रख दो, क्या है वैल्यू, -0.6 v0 k कैप एंड होल अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या है भाई, 5 है, 5 का स्क्वायर। गेट इट, कोई डाउट, आई होप सो कि कोई डाउट नहीं है आपका। इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि हम लोगों ने किस तरीके से वैल्यूज लेके चली और अपना वैल्यूज यहां तक निकाल लिया। भाई अपना जब ये वैल्यू आ गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और जब तुम सॉल्व करोगे, देखो v0 की वैल्यू रखना पड़ेगा, v0 की वैल्यू ये रखोगे आप, ठीक है, v0 की वैल्यू भूलना मत। जब इसको आप तुम सॉल्व करोगे तो हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मैं लिख दे रहा हूं कि जो भी v0 की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी माइनस के साथ 3.89 इंटू 10 के पावर, मैंने सॉल्व करके रखी हुई है -10 टेस्ला के क्या, ये मैंने सॉल्व करके रखी हुई थी वैल्यू, डायरेक्ट आपका टाइम मैंने बचा दिया। चलो, तो -3.89 क्रॉस 10 के पावर -10 टेस्ला के कैप, मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा, समझ गए होगे कि डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा डायरेक्शन क्या होगा वो आपने समझ लिया। चलो भाई, अब ये तो बात क्लियर हो गई। ये न्यूमेरिकल आपका था, जो बहुत प्यारा न्यूमेरिकल था, जो न्यूमेरिकल को हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ से नहीं लगा सकते थे, जो न्यूमेरिकल को हम लोग लाप्लास के नियम से लगा सकते थे। तो आज के लिए, आज के वीडियो में आप लाप्लास के नियम को अभी तक जानो। कल के वीडियो में हम आपको बायोट-सेवर्ट का ओरिजिनल लॉ बताऊंगा, ठीक है। आज तो मैंने हेडिंग डाल लिया और बता दिया लाप्लास, आपके साथ नाइंसाफी कर दिया,
लेकिन बहुत प्यारा लॉ है। कल के लेक्चर में हम लोग जरूर बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ेंगे और अब हम आपको डायरेक्शंस भी बताएंगे कल के ही क्लास में कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे। राइट हैंड जो थंब रूल आएगा वो क्या कहता है, शायद आप पढ़े भी हो इसको क्लास 10th में, तो हम उसको रिवाइज कर देंगे बस राइट हैंड थंब रूल को। लेकिन असली चीज़ तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के साथ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेंगे क्योंकि आपने देखा कॉम्पिटिशन के साथ में हम लोग चल रहे। तो आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए यार। वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास इसको जरूर पहुंचाते रहिए।